हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका यूजेस देखते हैं। एक्शन इन फ्यूचर, ठीक है। कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स होते हैं टुमारो, ठीक है, या नेक्स्ट प्लस टाइम। कोई भी फ्यूचर टाइम, टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम, कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का कीवर्ड माना जाता है। ऑलराइट, ठीक है। इसके हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। किसके साथ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन? हमने ओपन कंडीशन में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है ना। ओपन कंडीशन में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, मेन क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, ठीक है ना। हमने ओपन कंडीशन में इस चीज़ को पढ़ लिया था। बस इसका एक ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसकी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। यूजेस, तीनों चीज़ें हमने देखी। एक ही यूज होता है एक्शन में, फ्यूचर में किसी भी एक्शन को दर्शाना। इसके कीवर्ड्स टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन इसका एक ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। और फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती है? शैल और विल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शैल और विल जो है सिंगुलर प्लूरल का रोल नहीं होता। पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हैं उसमें रोल किसका होता है? सिंगुलर प्लूरल का। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। जैसे हैज़ और हैव है तो इसे हैज़ इसमें सिंगुलर है और हैव इसमें प्लूरल है। इज एम आर इज सिंगुलर है, जैसे वॉज वर वॉज सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। इसमें पर्सन का ध्यान रखना है, शैल फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा, आई और वी के साथ। विल जो है सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन के साथ लगेगा। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, सी, इट और दे। और कोई भी नेम है अगर तो उसके साथ भी विल लगेगा, चाहे नेम एक हो चाहे प्लूरल हो। नेम आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ विल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सेल विल मॉडल के रूप में भी हम पढ़ते हैं, सेल विल जो है मॉडल्स के रूप में भी हम इनको पढ़ते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्पोकन में कई बार हम मोस्ट ऑफ विल का यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में, सेल का यूज़ हम कम करते हैं। आईवी के साथ भी विल का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ग्रामेटिकली आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आईवी होगा उनके साथ सेल का ही यूज़ होगा। ग्रामेटिकली आईवी के साथ हमेशा सेल आता है, विल कभी नहीं आता। अगर विल लगा रहे हैं इसका मतलब कुछ और होता है। जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे कि जब भी हमें सेल आईवी के साथ सेल आना चाहिए, लेकिन अगर हम आईवी के साथ विल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी सेंटेंस से थ्रेटनिंग, वार्निंग, कंपल्सिटी, नेसेसिटी, प्रॉमिस, इंटेंशन, इस टाइप से कुछ दर्शाना हो, कोई भी हमें देखो, इंटेंशन दर्शाना हो, वार्निंग देनी हो, थ्रेटनिंग दर्शानी हो, कोई भी कंपल्सन दर्शाना हो, जब भी हमें, तो हम आईवी के साथ विल लगा सकते हैं। प्रॉमिस दर्शाना हो तो भी आईवी के साथ विल लगाते हैं। मॉडल्स में ये चीज़ आपको बता दूंगा। तो भी आपको इतना ध्यान रखना है, ग्रामेटिकली आपको आईवी के साथ सेल ही लगाना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? अब हम इसके एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल विल हो जाएगी और मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। छोटी छोटी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब शैल विल हो जाएगी तो इसकी मेन वर्ब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, ठीक है। अब हम इस कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लेके देखते हैं। if your sister works hard
she will win the first prize. If your sister works hard, she will win. If क्लोज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इस वजह से, दैट मीन्स ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है ना। और दूसरी वाली क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगी। शैल विल हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाली क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको फेयर नोटबुक में जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में लिखते चलिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि नियर फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस से भी दर्शा सकते हैं। जो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्शन है इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट से तो दर्शाते ही दर्शाते हैं, उसके साथ साथ हम इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट से भी दर्शा सकते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और साथ ही हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस से भी दर्शा सकते हैं, है ना। हमने पढ़ा तो था दोनों के यूजेज में, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसमें जब दर्शाना है जब वो एक्शन प्लान्ड हो, वो एक्शन प्लान्ड हो या फिक्स्ड हो या शेड्यूल्ड हो, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें तब दर्शाने हैं जब उस एक्शन का करने का इरादा है या करने का मन है, लाइकलीहुड और इंटेंशन, है ना। जब कोई इरादा आपका मन है या ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर के एक्शन के लिए, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि फ्यूचर का जो एक्शन है, फ्यूचर का जो एक्शन है कैसे कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर से हम दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट मीन्स फ्यूचर एक्शन यानी कि जो भविष्य में होने वाले कार्य हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है भाई, शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट कोई बताता है, ये तो है ही फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। साथ ही हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला भी पढ़ा था कि अगर हम इज एम आर प्लस गोइंग लगा दें, ठीक है ना, इज एम आर प्लस गोइंग लगा दें, इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे ही इज गोइंग टू डाई, ठीक है ना, जैसे आप लिखोगे ही इज गोइंग टू डाई, डाई भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, टू के साथ इन्फिनिटिव वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है, इसका मतलब ये नहीं वह मरने जा रहा है, मरने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, मौत है कभी भी कहीं भी आ सकती है ना। तो इसका मतलब है ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने के करीब है या वह मरने वाला है, ठीक है। तो इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी हम मरने वाला है मीन्स अभी मरा नहीं है, वो मरेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, नियर फ्यूचर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी, इस स्ट्रक्चर से भी हम फ्यूचर के एक्शन को दर्शाते हैं, ये तो है ही, इस स्ट्रक्चर से भी दर्शाते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को मैं ये लिख दूं, ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, तब भी आपका सेंटेंस सही है और इसका मतलब भी वही होता है, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है या मरने के करीब है, मतलब मरेगा, जल्दी ही मरेगा, नियर फ्यूचर का एक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं, इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको भी हम इसी तरह, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे आई एम टू राइट अ नोवेल, ठीक है। मैंने लिखा इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम टू राइट अ नोवेल, मैं एक नोवेल लिखने वाला हूँ, मतलब मैं एक नोवेल लिखने को हूँ, एक नोवेल जो मैं लिख रहा हूँ वो मतलब मैं एक नोवेल लिखने वाला हूँ या नोवेल लिखूंगा, ठीक है। इसका
हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मैं एक नॉवल लिखने वाला हूँ या मैं एक नॉवल लिखने को हूँ। नॉवल मीन्स उपन्यास, ठीक है ना, मीन्स अभी लिखा नहीं है, लिखूंगा, लिखने को हूँ या लिखने वाला हूँ, ठीक है। इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ भी, आपका इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपका फ्यूचर के एक्शन को ही दर्शाती है, और साथ ही इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फ्यूचर को एक्शन को दर्शाती है। इज एम आर गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी फ्यूचर के एक्शन को ही दर्शाती है, ठीक है। तो इसमें क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो अगर सेंटेंस आपके इस टाइप से आ जाए तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, फ्यूचर का एक्शन है, और जब नियर फ्यूचर का एक्शन है तो इनके साथ लास्ट में जो भी अगर कोई कीवर्ड्स, मैंने तो लगाया नहीं है, हो सकता है एग्जाम में आपको लगा के दे दे, तो जो भी कीवर्ड्स लगाएगा वो फ्यूचर का ही लगाएगा, फ्यूचर टाइम का ही लगाएगा, जो फ्यूचर टाइम को आपको डिनोट करेगा। वजह क्या है, क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन को ही दर्शा रहा है कि वो एक्शन अभी हुआ नहीं है, ना तो हो रहा है ना भी हुआ है, वो फ्यूचर में होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में होएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो स्ट्रक्चर है, इन एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। शैल विल का तो एग्जांपल कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे आई शैल टीच यू एक्टिव वॉइस, आई शैल टीच यू पैसिव वॉइस इन नेक्स्ट क्लास, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है। या आप कुछ भी ले सकते हैं शैल विल का एग्जाम्पल, जैसे ही विल राइट अ नॉवल, वह एक नॉवल लिखेगा, ठीक है। और इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है, यानी कि मरने, अभी मरा नहीं है, मतलब आने वाले समय में मर जाएगा, मीन्स नियर फ्यूचर एक्शन। ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने को है, यानी मरने के करीब है, यानी कि मरेगा, नियर फ्यूचर एक्शन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये जो एक्शंस आपके डिनोट हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये भी आपके फ्यूचर एक्शन को ही डिनोट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन एक्शंस का भी, ठीक है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि सर हम तो सिर्फ इसी से फ्यूचर के एक्शन को दर्शाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इनसे भी आप फ्यूचर के एक्शन को दर्शा सकते हैं, ग्रामेटिकली भी, और आप स्पोकन में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं इससे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको लिखते चलिए रजिस्टर में, जिसमें आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। सो फ्यूचर इंडेफिनिट अपना कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूस है, इसके यूजेस की हम बात करते हैं। एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, इसके कीवर्ड्स की हम बात करते हैं। दिस टाइम के साथ फ्यूचर टाइम जुड़ा होगा, है ना। दिस टाइम या दिस मोमेंट हो सकता है, तो उनके साथ क्या जुड़ा होगा, फ्यूचर टाइम जुड़ा होगा, फ्यूचर टाइम जुड़ा होगा, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, है ना। जैसे टुमारो दिस टाइम, नेक्स्ट वीक दिस टाइम, ठीक है, नेक्स्ट संडे दिस टाइम, नेक्स्ट संडे दिस मोमेंट, या दिस मोमेंट नेक्स्ट संडे, इनके साथ जुड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो ये इसका कीवर्ड्स है। हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता किसी के साथ भी, इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो सिंपल सा है, आपको आसान सा है, याद रखना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो बेसिक्स की हम बात करते हैं, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल बी और विल बी। शैल और विल के साथ बी लगता है ना। शैल बी किसके साथ, वही फर्स्ट पर्सन के साथ, आई वी के साथ जिसके साथ शैल आता है। विल बी किसके साथ, वही सेकंड पर्सन, है ना। सेकंड पर्सन मीन्स यू। और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन में सभी आते हैं, ही, सी, इट और दे। साथ ही साथ जो विल बी है वो किसी नेम के साथ, नेम चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, सबके साथ विल बी आता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैन वर्ब इसमें क्या होती है, मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका, आप उतारते चलिए साथ साथ में।
आई शैल बी टेकिंग इंग्लिश ट्यूशन दिस टाइम नेक्स्ट संडे। है ना, आई के साथ सेल भी आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, मैन वर्ब हो गई आपकी, इंग्लिश ट्यूशन ऑब्जेक्ट हो गया, दिस टाइम नेक्स्ट संडे कीवर्ड हो गया आपका। आपने पहचान लिया दिस टाइम नेक्स्ट संडे दे रखा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर टाइम प्लस दिस टाइम या दिस मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों में क्लियर रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग a football match this time next Sunday, Monday, Tuesday, आप कुछ भी लगा सकते हैं। this time प्लस नेक्स्ट प्लस फ्यूचर टाइम आ गया है तो आपको ध्यान रखना है वही आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। शैल बी, विल बी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बस इतना ही है आपका। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट की जो बात करते हैं वो है हमारा फ्यूचर का परफेक्ट, है ना। लिखते चलिए साथ साथ में जो मैं लिखाता जा रहा हूं आपको। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के हम यूजेस की बात करते हैं। एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, भविष्य में कार्य का पूरा होना। इसके हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। इसमें कीवर्ड्स होता है बाय प्लस फ्यूचर टाइम। अब यहाँ देखिए बाय द टाइम नहीं होता, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट आता है, ये बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरी क्लोज किस में आती है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसमें वो नहीं है, इसमें क्या है हमारा बाय, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय द टाइम नहीं है, जैसे बाय नेक्स्ट संडे, बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, इस टाइप से कीवर्ड्स। या टी प्लस फ्यूचर टाइम भी आ सकता है। इसके जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ है, फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ। आपको पता है, मैंने बार बार बता दिया है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ। हाँ, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ मैंने आपको दो तरीके से बताया था। एक बताया था बिफोर वैन लगाकर, बिफोर या वैन से दो क्लोजेज जुड़ी होंगी, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी, एक फ्यूचर परफेक्ट की होगी। दूसरा आपको बताया होगा, आपके ध्यान है, बाय द टाइम, बाय द टाइम लगाकर, बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यूज इसका एक ही है, कीवर्ड्स इसके बाय प्लस फ्यूचर टाइम या टिल प्लस फ्यूचर टाइम, कॉम्बिनेशन इसका एक ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, बिफोर या वैन लग के आ सकता है, बाय द टाइम के साथ आ सकता है। ठीक है, और इसके बेसिक्स भी आपको पता होंगे आई होप। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल के साथ क्या आएगा, हैव, शैल हैव और विल हैव। शैल हैव उन्हीं के साथ आएगा जिनके साथ शैल आता है, किसके साथ, आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन। विल है उन्हीं के साथ आएगा जिनके साथ विल आता है, यानी कि सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। और साथ ही साथ कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नेम है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नेम हो, तो उनके साथ भी विल हैव आता है, कोई भी नाम हो। ठीक है, नाम के साथ कभी भी सेल नहीं आता, ना सेल आता, ना सेल भी, ना सेल है, ना सेल है। ठीक है, मैन वर्ब की जब हम बात करते हैं तो मैन वर्ब क्या आती है फ्यूचर परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स इसके करा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। लिखते चलिए, जिस भी नोटबुक में आप नोट्स बना रहे हैं, साफ साफ राइटिंग में। आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लिया करें, आप
उसको ऐसा नहीं है कि मान ली स्पेलिंग में कोई हो सकता है, हम भी टीचर हैं, हम भी इंसान ही हैं, टीचर बाद में पहले इंसान है, हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए। तो आप अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं या आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने गलती से कोई गलती हो गई तो आप भी उसको गलत ही लिख रहे हो, गलत ही उतारते चल रहे हो, ठीक है। हाँ, बाय द वे हमसे कुछ स्किप हो जाता है, बाद में हमें याद आता है तो हम वो ऐड करवा देते हैं कि आप नोट्स जो बनाते चल रहे हैं उस टॉपिक में, उस हम ये चीज़ भूल गए थे, आप इसको लिख लेना उसमें। कई बार ऐसा होता है जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सामने आते हैं, जब हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ रह गई थी, है ना, तो आप ये चीज़ आगे चलेंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। बाय द टाइम का हम ले लेते हैं। बाय द टाइम वी रीच प्लेग्राउंड, the match will have started, ठीक है ना। बाय द टाइम के साथ वाली क्लोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट वी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ये आपका, ये क्लोज आपकी हो गई प्रेजेंट की इंडेफिनिट। तो इसके साथ वाली क्लोज आपकी क्या हो जाएगी, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर के परफेक्ट की। अब एग्जामिनर आपसे यहाँ गलती देके पूछ ले, यहाँ गलती देके पूछ ले, आपको ध्यान रखना है जब एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके साथ वाली जो बाय द टाइम के साथ में जो दूसरी वाली जो क्लोज आएगी वो फ्यूचर परफेक्ट की आएगी। या बाय द टाइम लग रहा है और एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ है तो समझ जाना बाय द टाइम यहाँ पे प्रेजेंट क्या आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको सिंपल से याद रखनी है बस, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यदि बाय द टाइम के साथ यहाँ पे रीच्ड होता, यहाँ पे क्या होता, रीच्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाता, पास्ट का परफेक्ट, द मैच हैड, फिर क्या हो जाता, हैड स्टार्टेड, पास्ट का परफेक्ट, है ना, बता चुका था मैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल बिफोर या व्हेन वाला भी ले लेते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जुड़ा होता है। My wife will have prepared my lunch before I reach my home, ठीक है ना। My wife will have prepared my lunch before I reach my home, ठीक है। माई वाइफ सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, माई लंच ऑब्जेक्ट बिफोर हो गया। बिफोर के साथ एक तरफ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो बिफोर या व्हेन के साथ प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इधर की तरफ ये कौन सा है, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं विदाउट कॉम्बिनेशन, सिर्फ कीवर्ड्स वाले की बात करते हैं, ठीक है। दे विल हैव सबमिटेड देयर एग्जाम फीस बिफोर सॉरी बिफोर वाला, बिफोर से बना रहा था मैं इसको, बिफोर देयर कॉलेज स्टार्ट्स, मैं इसको ऐसा बना रहा था लेकिन मुझे बनाना था ये कीवर्ड का, ठीक है। तो दे विल हैव सबमिटेड देयर एग्जाम फीस बिफोर, बिफोर आ गया तो यहाँ पे देयर कॉलेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ गया, है ना, यानी कि ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पर शैल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये क्या हो गया आपका फ्यूचर का परफेक्ट, है ना। अब हम इसको दो क्लोजेस, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा इसको, है ना। वीडियो को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, रोक के भी लिख सकते हैं आप, है ना। इसको देयर एग्जाम फीस बाय दी
नेक्स्ट मंडे, देयर एग्जाम फीस बाय नेक्स्ट मंडे, है ना। अब ये कीवर्ड हो गया आपका, या टिल नेक्स्ट मंडे आप लिख सकते हो, बाय नेक्स्ट मंडे, टिल नेक्स्ट मंडे। दे विल हैव सबमिटेड देयर एग्जाम फीस बाय नेक्स्ट मंडे, टिल नेक्स्ट मंडे। वो अगले सोमवार तक उनकी एग्जाम फीस जमा करा चुके होंगे, अभी कराई नहीं है, करा चुके होंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहचानना है, जैसे बाय नेक्स्ट मंडे या टिल नेक्स्ट मंडे आ गया, फ्यूचर टाइम आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं, वी शैल हैव purchased our new home by the end of this year. We shall have purchased our new home by the end of this year. अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका कीवर्ड जो दे रखा है by the end of this year। अब आप कहोगे सर हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर का कीवर्ड है, जिससे हमें पता चले कि फ्यूचर परफेक्ट का है। तो इतना तो आपका पता होगा, ये जो जब भी सेंटेंस आपका अब आया है, नेक्स्ट ईयर आए, कभी भी आए, तो जब भी आए तो दिस ईयर, जिस ईयर में आपका एग्जाम होगा उस ईयर के लिए यूज किया गया होगा ना, दिस ईयर। तो इसका मतलब दिस ईयर का ऐसा तो है नहीं कि 31 दिसंबर को ही आपको ये सेंटेंस यूज किया गया है, ठीक है। तो आपको जब भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि भाई इस साल के अंत तक, यानी कि साल का अंत अभी आया नहीं है, आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक हम अपना नया घर खरीद चुके होंगे। नया साल, अभी ये साल का अंत आया नहीं है और आपने घर खरीदा नहीं है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये भी फ्यूचर का ही कीवर्ड है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट ही यूज करना है, जिसमें बाय प्लस फ्यूचर टाइम आ गया। हम इसको भी फ्यूचर टाइम ही कहते हैं, है ना, इसको भी फ्यूचर टाइम ही कहते हैं, जिसमें बाय प्लस फ्यूचर टाइम आ गया है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको लिखते चलिए। आपका फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर का लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो यूजेस हैं वो एक ही यूज है, एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड still in progress in future। आपको बार बार बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम में भी डेफिनेट, पॉइंट ऑफ टाइम में भी इंडेफिनेट। तो जब भी डेफिनेट होगा तो आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है, और जब भी इंडेफिनेट होगा तो आपको फॉर यूज करना है। ऑलराइट। तो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से कार्य का, काम का शुरू होकर किसी समय बिंदु से और फ्यूचर में ही जारी रहना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से दर्शाया जाता है। इसके जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो इसकी पहचान है, जिन वर्ड्स से हम पहचान करेंगे, तो वो आपको क्लियर रखने हैं कि इसके कीवर्ड्स जनरली क्या होता है कि बाय प्लस फ्यूचर टाइम। देखिए सिंस फोर तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो सिंस फोर प्लस फ्यूचर टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर के साथ टाइम दिया होगा, ये तो आएगा ही आएगा। और जनरली आप ध्यान रखिए कि फ्यूचर जो होता है काल्पनिक एक्शन को दर्शाता है। फ्यूचर कंप्लीट, फ्यूचर का पूरा टेंस ही भविष्य के एक्शन को दर्शाता है। भविष्य के कोई भी एक्शन को हम फिक्स्ड नहीं कह सकते, वो सारे इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर डेफिनेटली हम मोस्ट ऑफ जनरली क्या यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम ना यूज करके इंडेफिनेट टाइम हम मानते हैं, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे फॉर यूज किया जाता है। लेकिन हो सकता है एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम दे रखा हो तो आपको सिंस का यूज भी मिल सकता है। तो मोस्ट
मोस्टली हम फोर का यूज करते हैं। तो सिंस फोर प्लस टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में उसी सेंटेंस में आपको बाय प्लस फ्यूचर टाइम भी मिलेगा, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। अब सिर्फ बाय प्लस फ्यूचर टाइम तो फ्यूचर परफेक्ट का कीवर्ड था, लेकिन सिंस फोर प्लस टाइम के साथ बाय प्लस फ्यूचर टाइम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, ठीक है ना। या टिल प्लस फ्यूचर टाइम, बाय के साथ टिल भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली बाय ही आता है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बाय प्लस फ्यूचर टाइम जनरली जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, बाद में भी आ सकता है, पर जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किसी के साथ भी नहीं होता, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता इसका, ठीक है। और इसके बेसिक्स आपको पता ही हैं क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन जिसके साथ शैल आता है, यानी कि आई और वी के साथ, विल हैव बीन किसके साथ आएगा, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई भी नाम, एक नाम हो या एक से ज़्यादा नाम हो, सबके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, ठीक है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो अब हम बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब इसमें वही फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह लो, चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लो, चाहे आईएनजी फॉर्म कह लो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आपके क्लियर हैं, इनको आप लिख लेना। अब मैं इसका एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। बाय नेक्स्ट संडे I shall have been teaching English for next few months। अगले संडे से मैं इंग्लिश अगले कुछ महीनों के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, सिंस फोर प्लस फ्यूचर टाइम हो जाएगा, और बाय प्लस फ्यूचर टाइम आपका कीवर्ड के रूप में दिया गया होगा। इस टाइप से आपको थोड़ा सा इसका याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टेंस हमारे क्लियर हो गए, आप एक्सरसाइज करते चलिएगा टेंस के। किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, उतना ही आप परफेक्ट होगे। कोई भी टॉपिक आपका परफेक्ट तभी होता है जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो आप एक्सरसाइज मोस्टली आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए। टेंस में मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताया, ये सोच के कि हो सकता है किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, या हो सकता है बहुत से बच्चे को बहुत कुछ आता हो। तो जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको बहुत कुछ आता है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। कंप्लीट वीडियो को आप, जो भी क्लासेस मैंने बनाई हैं उन सबको आप कंप्लीट देखिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे तो ये चीज़ें कुछ मोस्ट ऑफ चीज़ें आती हैं। मोस्ट ऑफ चीज़ें आप ही को नहीं, वो सभी को आती हैं। जो आपको आती हैं वो सभी को आती है। जो आपको नहीं आती इसका मतलब वही है जो आपको डिफरेंस बनाएंगी, आपको डिफरेंट बनाएंगी बाकी सभी से। आपको सबसे अलग बनना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम जो लेंगे वो वॉइस या हम नरेशन स्टार्ट करेंगे, कोई भी टॉपिक। तो टेंस से संबंधित आपके कोई भी हो तो आप इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।